हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रितेश है और मुझे एडोबी और उबर जैसी प्रोडक्ट कंपनीज में काम करने का 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कोडिंग की दुनिया में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। कोडिंग की दुनिया में हम अपना यहाँ पे एक जावा कोर्स कर रहे हैं और जावा कोर्स के अंदर ये हमारा 11th वीडियो है। पिछले 10 वीडियो में हमने 10 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने सारे टॉपिक्स को समराइज कर रखा है। हमने यहाँ पे एकदम जीरो से स्टार्ट किया था। अगर आपको हिंदी के अलावा कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आप यहाँ पे जावा कोर्स सीख सकते हो। एकदम जीरो से स्टार्ट करने के बाद हमने धीरे धीरे छोटे कंसेप्ट्स के ऊपर बड़े कंसेप्ट्स को बिल्डअप करा और अभी हम एडवांस टॉपिक्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। कंसेप्चुअली किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोड और डाटा होता है। डाटा को कैसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है वो हमने डाटा टाइप्स वाले टॉपिक में समझ लिया था। अब उसके बाद आती है कोड लिखने की बारी। तो आप कोड कैसे लिखोगे। अभी हमारे यहाँ पे जो वीडियोस चल रहे हैं उसके अंदर हम कोड लिखने के तरीके को सीख रहे हैं। कोड लिखने की दुनिया के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं। इसको मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिवर्स का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम्स तक तो समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं और वीडियो के एंड में हम कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस भी करेंगे और सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली कोड में अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करके हम किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करने का मतलब क्या है। जब भी हम कोड लिखते हैं, हम कोड कभी भी लीनियर फैशन में नहीं लिख सकते। कोड के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं और कंडीशंस के बेस पे हमें अलग अलग एक्शंस को लेना पड़ता है। यहाँ पे कंडीशंस का मतलब है रन टाइम कंडीशंस। जैसे कि अगर 1 बज गया तो ये वाला एक्शन लो, 2 बज गए तो ये वाला एक्शन लो, एज अगर 18 से ज़्यादा है तो आप वोट कर सकते हो, नहीं तो आप वोट नहीं कर सकते। इस टाइप की कंडीशंस होती है रन टाइम कंडीशंस। उसके अलावा हमें कुछ काम को बार बार रिपीटेडली करना पड़ता है। इसको थोड़ा सा फॉर्मली समझते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है। अब ये फ्लो चार्ट के लॉजिक को अगर मुझे कोड में लिखना है तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद कुछ काम को मुझे 4-5 बार रिपीटेडली करना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आते हैं। जावा के अंदर 3 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। इनको हम 3 कैटेगरीज में फिट कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को यूज करके आप कोड के अलग अलग पाथ्स को डिफाइन कर सकते हो। स्विच स्टेटमेंट्स के बाद आते हैं आपके इटरेशन स्टेटमेंट्स। इटरेशन स्टेटमेंट्स को हम जर्नल लैंग्वेज में लूप्स भी बोलते हैं। लूप्स मतलब कि आपको मान लो एक काम अगर 100-200 बार करना है तो आप उसके लिए 100 बार कोड नहीं लिखना चाहोगे। आपने एक बार कोड लिखा और वो सेम कोड को आपको 100 बार रिपीट करना है तो वो एक तरीके से लूप बन जाता है। तो इटरेशन स्टेटमेंट्स मतलब कि लूप्स। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स को यूज करके आप कोड को नॉन लीनियर फैशन में चला सकते हो। जैसे कि एक आपकी लाइन यहाँ पे है, इसके बाद डायरेक्टली आप किसी और लाइन पे जंप करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे जंप स्टेटमेंट्स का यूज करते हो। ठीक है, तो ये हमारा है कंसेप्चुअल ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब हम इन तीनों टॉपिक्स को उठाते हैं और इनको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट से। जावा के अंदर ये 2 टाइप के सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ एंड स्विच। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को यूज करके आप कोड के मल्टीपल पाथ्स को डिफाइन कर सकते हो, मतलब कि मल्टीपल जर्नीज कोड की। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फ्लो चार्ट है। अब ये फ्लो चार्ट के अंदर ये मेरा एक पाथ है कोड का। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो कोड इस तरफ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कोड इस तरफ जाएगा। तो ये एक आपका पाथ बन गया। अलग अलग कंडीशंस के बेस पे अलग अलग उसने एक जर्नी ली है कोड ने आपके। इसके अलावा ये एक दूसरा पाथ है, ये तीसरा पाथ है, एंड सो ऑन। तो आप सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को यूज करके इस टाइप के पाथ्स को डिफाइन करते हो। जब भी आप कोड लिखते हो तो आपके लॉजिक के अंदर जो भी आपको कंडीशन दिखती है उसके बेस पे आप सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में वो सेम लॉजिक को यूज करके कोड लिखते हो। ठीक है, तो जावा के अंदर 2 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ एंड स्विच। अब इनको कैसे यूज करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट से। इफ स्टेटमेंट को इस तरीके से यूज किया जाता है। ये बहुत ही जर्नल फॉर्म है इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए। इसके अंदर इफ है, इफ एक आपका कीवर्ड है, उसके बाद उसके ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है और उसके बाद उसके अंदर कुछ कंडीशन है। अब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कोड इफ के अंदर चला जाएगा और इफ के अंदर आपने जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे 1-2 बातें ध्यान रखने की है।
नंबर 1, आपकी कंडीशन यहाँ पे हमेशा बूलियन होनी चाहिए। बूलियन मतलब कि आपकी कंडीशन का आउटकम हमेशा ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। अगर ट्रू आएगा तो वो कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर का कोड चल जाएगा, फॉल्स आएगा तो उसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को आपस में कंबाइन कर सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करके। जैसे कि मान लो अगर हमारी एज 18 या 18 से ज्यादा है एंड आपका कंट्री इंडिया है तो ही आप इंडिया में वोट कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस हैं। इन दो कंडीशंस को मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करके कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो या फिर आप मल्टीपल ऑपरेटर्स को आपस में कंबाइन करके कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना सकते हो इस तरीके का। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन सिर्फ आपके यूज केस पे डिपेंड करती है और आपकी कल्पना पे डिपेंड करती है। जावा को तो सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि जो भी आपकी कंडीशन लिखी है वो कंडीशन का आउटकम हमेशा बूलियन आना चाहिए, बस, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर सेकंड पॉइंट इफ स्टेटमेंट को लेके ये है कि यहाँ पे जो एल्स ब्लॉक है, ये एल्स ब्लॉक आपका ऑप्शनल है। अगर आप ये एल्स नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोड बिल्कुल वैलिड रहेगा और चलेगा। अब अगर आपने एल्स नहीं लगाया तो क्या होगा? इमेजिन करो कि आपने एल्स नहीं लगाया और आपने ऊपर कोई कंडीशन लिखी हुई है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ के अंदर जो कोड है वो चल जाएगा। कंडीशन फॉल्स है तो इफ के अंदर जो कोड है वो नहीं चलेगा और आपका सीधा कंट्रोल फ्लो पास हो जाएगा। इफ के बाद जो भी नेक्स्ट लाइन का कोड है वो वाला कोड आपका रन होने लग जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में जो भी बातें करी हैं ये तो एकदम बेसिक तरीका है इफ स्टेटमेंट को यूज करने का। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने कल्पना के घोड़े को दौड़ाए हैं तो हम इसको आगे बढ़ के किसी भी कॉम्प्लेक्स तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक इफ के अंदर दूसरे इफ को नेस्ट कर सकता हूँ। वहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस हैं। यहाँ पे जैसे बाहर वाला जो इफ है उसकी कंडीशन अलग है, जो अंदर वाला इफ है उसकी कंडीशन अलग है। ठीक है, अगर बाहर वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका कोड अंदर आ जाएगा। फिर अगर अंदर वाले इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका कोड दूसरे वाले इफ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कितने भी इफ एल्स ब्लॉक को आपस में नेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा एल्स स्टेटमेंट है वो एल्स स्टेटमेंट सबसे नजदीकी वाले इफ के साथ कंबाइन होगा। जैसे कि इसके अंदर जो अंदर वाला एल्स स्टेटमेंट है वो अंदर वाले इफ के साथ कंबाइन होगा, जो बाहर वाला एल्स स्टेटमेंट है वो बाहर वाले इफ के साथ कंबाइन होगा। एल्स लगाना यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपने एल्स लगाया है तो वो सबसे नजदीकी वाले इफ के साथ कंबाइन होगा। अब अगर मैं और एडवांस चीज़ों के बारे में बात करता हूँ इफ़ के अंदर, तो आप इफ़ एल्स इफ लैडर को भी डिफाइन कर सकते हो। इफ़ एल्स इफ लैडर का जनरल फॉर्म होता है ये। अब इसके अंदर हो क्या रहा है? इसके अंदर सबसे पहले आपने इफ़ लिखा और उसके अंदर एक कंडीशन है, उसके बाद आपने एल्स इफ लिखा, फिर दूसरी कंडीशन है एंड सो ऑन। तो एक तरीके से आपकी लैडर बन जाती है। जो भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी वो वाला कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारे ब्लॉक को स्किप कर दिया जाएगा। अगर आपकी कंडीशन 4 ट्रू होती है तो आपका 4 वाला ब्लॉक चलेगा, बाकी सारे ब्लॉक को स्किप कर देंगे। अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो सबसे लास्ट में जो आपने एल्स लिखा हुआ है वो वाला ब्लॉक चलेगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में जो आपने एल्स ब्लॉक लगा रखा है वो एक तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप उसको नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कंडीशन ट्रू हुई है वो वाला ब्लॉक चल जाएगा, बाकी सारे ब्लॉक स्किप हो जाएंगे। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपका कोई भी ब्लॉक नहीं चलेगा और इस पूरे स्टेटमेंट के बाद जो सबसे नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको जरा प्रोग्रामिंग में कोड में लिख के देखते हैं। जैसे इमेजिन करो आपके पास ना एक मंथ है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, और मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे सीजन निकालना है। अगर आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी आता है तो आपका विंटर सीजन है, फरवरी, मार्च आता है तो आपका स्प्रिंग सीजन है, अप्रैल, मई, जून आता है तो आपका समर है और बाकी बचे हुए मंथ्स में आपका ऑटम सीजन है। तो अब आप इस चीज को कोड में कैसे लिखोगे? स्टार्ट करते हैं कोड में लिखना। हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी मेन क्लास है। मेन क्लास के अंदर एक मेन मेथड है। जावा जब भी हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो मेन मेथड को ही कॉल करता है। तो हम अपना कोड अभी मेन मेथड में लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाया मंथ के नाम से, उसकी मैंने कोई भी एक रैंडम वैल्यू दे दी जैसे कि 7। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया सीजन। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू एम्प्टी है, मतलब कि नल है। अभी ये वेरिएबल किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे इफ एल्स की लेटर बनाना चालू करा। स्टार्ट करते हैं। इफ मंथ इज इक्वल टू 11 और मंथ इज इक्वल टू 12 और मंथ इज इक्वल टू 1 तो आपका सीजन है विंटर। अगर आपका मंथ इज इक्वल टू 2 और 3 तो आपका सीजन हो गया वहां पे स्प्रिंग। एल्स इफ
मंथ इज इक्वल टू 4, 5 और 6, तो आपका वहां पे सीजन हो गया समर। एल्स इफ मंथ इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10, तो आपका वहां पे सीजन हो गया ऑटम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक इफ एल्स इफ लैडर को यूज कर रखा है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं क्या करता हूँ, एक एल्स वाला ब्लॉक बना देता हूँ, एल्स सीजन इज इक्वल टू इनवैलिड। अब मैंने यहाँ पे ये जो कोड लिखा है, इस कोड को देख के आपको क्या चीज समझ में आ रही है? इसको देख के हमने एक मंथ के बेस पे सीजन को डिफाइन कर रखा है। अगर हमारा मंथ 1 से लेके 12 तक बीच में कोई भी आता है तो उसके मंथ के हिसाब से हमने यहाँ पे सीजन को डिफाइन कर दिया। और अगर हमारे पास मंथ उसके अलावा कोई और आता है तो वहां पे हमने इनवैलिड सीजन डिफाइन कर दिया और ये कंडीशन हमने एल्स ब्लॉक में लिखी हुई है। तो अब हमने यहाँ पे कोड लिख दिया और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सीजन को प्रिंट करके देख लेते हैं कि सीजन की वैल्यू क्या आती है। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। अगर मंथ वहां पे 7 है तो 7 मंथ आपका किसके करस्पॉन्डिंग होता है, ऑटम सीजन के, तो हमें यहाँ पे आउटपुट में ऑटम भी मिलेगा। अगर मैं मंथ की वैल्यू कोई और दे देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने वहाँ पे कोई इनवैलिड वैल्यू दे दी 20, तो वहाँ पे जब हमारा कोड चलेगा तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी और सबसे लास्ट में वो एल्स ब्लॉक में जाएगा और वहाँ पे सीजन की वैल्यू सेट हो जाएगी इनवैलिड। ठीक है, इसको भी रन करके देख लेते हैं। रन करेंगे तो एज यूजुअल आपको यहाँ पे आउटपुट इनवैलिड ही मिलना चाहिए और वही मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है इफ एल्स इफ लैडर। जो भी पहली कंडीशन आपकी ट्रू होती है वो वाला कोड चलेगा, बाकी सारे कोड को स्किप कर दिया जाएगा। ये ऊपर से लेके नीचे तक चलता है। ऊपर से लेके नीचे तक जावा सारी कंडीशंस को देखता रहता है और जो भी पहली कंडीशन उसको ट्रू मिलती है वो वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था, जो एल्स ब्लॉक है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे अगर एल्स ब्लॉक को हटा देता हूँ तो भी मेरा कोड बिल्कुल वैलिड है। लेकिन इस केस में हमारा जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो हमेशा नल रहेगा अगर मैंने मंथ इनवैलिड दे रखा है तो अगर आप यहाँ पे एल्स को यूज नहीं करते तो आपको कोड में आगे जाके नल वैल्यूज को हैंडल करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपके यूज केस पे। कभी कभी आपको एल्स लगाने की जरूरत पड़ सकती है, कभी कभी आपको एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पे एल्स को हटा दिया है। अब एल्स को हटाने के बाद अगर मैं कोड को फिर से रन करता हूँ तो मंथ की वैल्यू मेरी 20 है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल मेरे को नल मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ स्टेटमेंट के बाद आता है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को इस तरीके से यूज करते हैं, ये उसकी जर्नल फॉर्म है। अब इसके अंदर इंटेंशनली मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इफ के केस में मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी। तो स्विच और इफ के अंदर हल्का सा डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को समझते हैं। जो आपका इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट आपके कंडीशन के बेस पे काम करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कोड चल जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो आपका कोड नहीं चलेगा। बहुत सिंपल है वो। स्विच स्टेटमेंट आपके इक्वालिटी के बेस पे काम करता है। आपका ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का आउटकम कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का मतलब है यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि बूलियन आउटकम ही दो, आप यहाँ पे बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर और स्ट्रिंग, आपका स्विच एक्सप्रेशन इतने डाटा टाइप्स की वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है। और जो भी एक्सप्रेशन से वैल्यू रिटर्न होके आती है उस वैल्यू को आपके केस स्टेटमेंट से मैच किया जाता है। जो भी केस आपका मैच हो जाता है वो वाला केस आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स मैच हो जाते हैं तो आपके मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इफ के अंदर आपकी हमेशा एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, जो कंडीशन ट्रू हुई है वो वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। स्विच के अंदर ऐसा नहीं है। स्विच के अंदर अगर मल्टीपल केस की वैल्यूज मैच कर जाती हैं तो आपके मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब स्विच को लेके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। नंबर 1, आप मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स की वैल्यूज को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। जो यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ये यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं हो सकता यहाँ पे। और यहाँ पे जो जर्नल फॉर्म मैंने बता रखी है उसके अंदर मैंने ब्रेक कीवर्ड को यूज कर रखा है। अब ब्रेक कीवर्ड को यूज करने का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। जहाँ पे आपने ब्रेक कीवर्ड लगाया है वहाँ पे आपका स्विच स्टेटमेंट तुरंत ब्रेक हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा वहाँ से। जहाँ पे जावा को ब्रेक दिखेगा वो वहाँ पे पूरे स्विच को ब्रेक कर देगा और आपका जो कंट्रोल फ्लो है वो पूरे स्विच से बाहर निकल के नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अगर आप वहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते तो वहाँ पे मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के चांसेस हैं। अगर आपका फर्स्ट वाला केस मैच हो गया तो वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपने वहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया है। फिर वो आगे बढ़ेगा जावा और अगले केस स्टेटमेंट को देखेगा। अगर वो वाला भी मैच हो जाता है तो वो उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। अगर सारे केस स्टेटमेंट्स मैच हो जाते हैं तो वो सारों को एग्जीक्यूट कर देगा। इसीलिए कभी कभी हमें यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है और कभी कभी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। अगर आपको सिर्फ एक
केस स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करना है तो आपको वहाँ पे ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। ब्रेक का काम सिंपल सा है, जहाँ पे भी ब्रेक दिखता है जावा पूरे स्विच को ब्रेक कर देता है, काट देता है एक तरीके से, और आपका एग्जीक्यूशन फ्लो, कंट्रोल फ्लो सीधा स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल के अगली लाइन ऑफ कोड पे आ जाता है। फिर यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट मतलब कि अगर कोई भी केस स्टेटमेंट आपका मैच नहीं होता तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक चलेगा। डिफ़ॉल्ट लगाना यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डिफ़ॉल्ट को यूज़ नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मैच होगा वो चल जाएगा, मैच नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप यहाँ पे मल्टीपल केसेस को कंबाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर आप ये चाहते हो कि मल्टीपल केस के मैच होने पे आपका सेम कोड चले तो आपने यहाँ पे 2-3 केस स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया इस तरीके से, ये भी बिल्कुल वैलिड है। स्विच स्टेटमेंट को लेके सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी टाइप का आपका एक्सप्रेशन है आप उसी टाइप की वैल्यूज़ को यहाँ पे केस स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हो। अगर आपका एक्सप्रेशन इंटीजर टाइप का है जो इंटीजर वैल्यू निकाल के देता है तो आप यहाँ पे केस के अंदर भी इंटीजर वैल्यूज़ को ही यूज़ कर सकते हो। अगर वो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू निकाल के देता है तो आप यहाँ पे केस के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है तो यहाँ पे टाइप कंपेटेबिलिटी को चेक किया जाता है। तो अब क्या करते हैं, अब हम स्विच स्टेटमेंट को कोड में लिख के देखते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो कोड है इसको मैंने इफ एल्स इफ लैडर यूज़ करके लिखा था, सीजन वाला कोड। ये सेम कोड को मैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके लिख सकता हूँ। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। सबसे पहले पुराने वाले कोड को डिलीट कर देते हैं और फिर मैं यहाँ पे स्विच लगाता हूँ, स्विच मंथ। मंथ एक इंटीजर है तो यहाँ पे मैं मल्टीपल केसेस को डिफाइन कर सकता हूँ। केस अगर आपका 11 है, 12 है या फिर 1 है तो आपका सीजन हो गया विंटर, और यहाँ पे मेरे को ब्रेक कर देना है। जैसे ही मैंने सीजन की वैल्यू को डिफाइन करा विंटर, उसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया। फिर अगर आपका मंथ 2 या 3 है तो आपका सीजन हो गया स्प्रिंग। फिर अगर आपका मंथ 4, 5, 6 है तो आपका सीजन हो गया समर। फिर अगर आपका मंथ 7 से लेके 10 है तो आपका सीजन हो गया वहाँ पे ऑटम। और मैंने यहाँ पे सभी केस स्टेटमेंट्स के अंदर ब्रेक को यूज कर रखा है और मेरे को यहाँ पे डिफॉल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट भी लगा सकते हैं, जो मेरे यहाँ पे सबसे लास्ट में एल्स लिखा है उसमें मैंने इनवैलिड लिखा हुआ है तो वहाँ पे मैं डिफॉल्ट को यूज करके सीजन को इनवैलिड डाल सकता हूँ। तो ये मैंने सीजन को यहाँ पे इनवैलिड कर दिया डिफॉल्ट लगा के। अब जो हमने वहाँ पे इफ एल्स इफ लैडर को यूज़ करके कोड लिखा था वो मैंने यहाँ पे स्विच को लिख दिया। इसको अगर मैं रन करूँगा तो आपका आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। स्टार्टिंग में मंथ हमारा 20 था तो 20 एक इनवैलिड सीजन है तो हमारा इनवैलिड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, कोई और वैल्यू को यूज़ करता हूँ जैसे कि 4, तो 4 के टाइम में हमें यहाँ पे समर एज ए आउटपुट मिलेगा। तो ये जो हमने अभी स्विच के बारे में समझा है ये एक बेसिक तरीका है स्विच को यूज करने का, लेकिन हम स्विच के अंदर भी मल्टीपल स्विच को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हमने इफ के अंदर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स को कंबाइन करा था उसी तरीके से हम स्विच के अंदर भी कंबाइन कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक बाहर वाला स्विच है, उसके अंदर एक केस लिखा हुआ है और केस के अंदर फिर से एक अंदर वाला स्विच है। तो ये आपकी कल्पना पे डिपेंड करता है। इफ के अंदर स्विच लगा सकते हो, मल्टीपल इफ एल्स को आपस में कंबाइन कर सकते हो, जैसा आपको लॉजिक लिखना है आप उसी तरीके से इन दोनों को आपस में कंबाइन करके आपके कोड की मल्टीपल जर्नीज को डिफाइन कर सकते हो। जब भी आप कोड लिखते हो आपको कोड लिखने से पहले अपने दिमाग के अंदर तस्वीर बनानी है कि आपका कोड किस तरीके से रन होगा, किस तरीके से वो जर्नी पे चलेगा, और जो भी आपने दिमाग के अंदर तस्वीर बनाई है, जो भी आपने कल्पना करी है, वो सेम तस्वीर को आपको यहाँ पे कोड में लिखना होता है इफ और स्विच को यूज करके। जनरली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल स्विच के अंदर मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने की ज़रूरत पड़े। इट डिपेंड्स ऑन योर यूज़ केस। मेरे को तो 10 साल हो गए कोड करते करते, आज तक तो मेरे को ऐसे कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हो सकता है कभी पड़ जाए तो क्या दिक्कत है, कंबाइन कर लेंगे, हमने सीख तो लिया है यहाँ पे सब कुछ। एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि मेरे साथ साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो। जो भी मैंने अभी कोड लिखा है आप इसको खुद लिखने का ट्राई करो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप कोडिंग में बेटर होते जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, मैं आपके डाउट को पर्सनली रिजॉल्व करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोड लिख के दिखाऊं तो भी आप कमेंट कर सकते हो सकता है कि आप यहाँ पे जावा के अंदर कोर्स कर रहे हो और आपको वहाँ पे कुछ और डाउट आ रहा हो जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट आता है जावा के अंदर, किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स को पर्सनली रिजॉल्व करने वाला हूँ। मेरा एम यहाँ पे ये है कि आप सब लोग अपने कोडिंग के करियर में ग्रो करो। स्विच स्टेटमेंट को समझने के बाद हमारे यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स खत्म हो जाते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बाद आते हैं यहाँ पे इटरेशन स्टेटमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इटरेशन स्टेटमेंट्स को यूज करके आप सेम कोड ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो।
इटरेशन स्टेटमेंट्स को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं लूप्स। अगर आपको सेम कोड ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, लाखों बार एग्जीक्यूट करना है तो आप वहाँ पे लूप लगा सकते हो। किसी भी लूप के 3 फेजेस होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। इनिशियलाइजेशन फेज में आप किसी लूप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, मतलब आपका लूप चलना स्टार्ट होता है। कंडीशन मतलब लूप के अंदर किसी कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है आपका लूप चलता रहेगा। और अपडेशन में आप वेरिएबल को अपडेट करते हो। अगर आप किसी वेरिएबल को अपडेट नहीं करोगे तो वेरिएबल की वैल्यू तो वही है, तो आपकी कंडीशन हमेशा वहाँ पे ट्रू रह जाएगी और आपका कोड हमेशा चलता रहेगा। मशीन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपका कोड वहाँ पे 1 सेकंड के लिए चल सकता है, 1 साल के लिए चल सकता है या फिर इन्फिनाइट टाइम के लिए चल सकता है। इसीलिए आपको हमेशा इन तीनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। आप पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, फिर उस वेरिएबल को आप किसी कंडीशन से टेस्ट करते हो और एंड में आप उस वेरिएबल को अपडेट करते हो। जितनी बार आपको लूप चलाना है आप उसके हिसाब से वेरिएबल को अपडेट करते हो। अभी इन तीनों चीज़ों को कोड में लिख के समझेंगे। जावा के अंदर 3 टाइप के लूप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं व्हाइल लूप, दूसरे को बोलते हैं डू व्हाइल और तीसरे को बोलते हैं फॉर लूप। तो अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। व्हाइल लूप समझना सबसे आसान है और सबसे फंडामेंटल है। व्हाइल लूप का जर्नल सिंटैक्स होता है ये। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी बना रखा है मैंने। इस फ्लो चार्ट को देख के आपको व्हाइल लूप को इमेजिन करने में आसानी होगी। सबसे पहले आपका व्हाइल लूप चलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपके व्हाइल लूप की बॉडी चलेगी और फिर से कंडीशन टेस्ट होगी। फिर से अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से आपकी व्हाइल लूप की बॉडी चलेगी और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ही आपकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी आपका व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपका व्हाइल लूप एग्जिट कर जाएगा। व्हाइल लूप के एग्जिट करने के बाद जो भी आपने नेक्स्ट लाइन का कोड लिखा है वो चलना स्टार्ट होगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो आपकी कंडीशन है ये हमेशा बूलियन होनी चाहिए। अगर ट्रू कंडीशन है तो आपका लूप चलता रहेगा, जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप एग्जिट कर जाएगा। इस फ्लो चार्ट को देख के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और समझ में आ रहा होगा। व्हाइल लूप के अंदर आपकी कंडीशन स्टार्टिंग में ही टेस्ट होती है। अगर आपकी कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स है तो आपका व्हाइल लूप एक बार भी नहीं चलेगा। अब हम व्हाइल लूप का कोड लिख के देखते हैं। इमेजिन करो कि आपको 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग करनी है, तो वो कैसे करोगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर i = 1, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, व्हाइल i is less than or equal to 10, लूप स्टार्ट कर लो। तो जब तक i की वैल्यू 10 से कम है आपका लूप चलता रहेगा और लूप के अंदर मैंने सिंपल सा i को प्रिंट कर रखा है। तो यहाँ पे मेरे 2 फेजेस हो गए। इनिशियलाइजेशन फेज मतलब कि मैंने i को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद जो मेरी कंडीशन है वो है i is less than or equal to 10, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ काम कर दिया जैसे कि नंबर को प्रिंट करना। यहाँ पे मैंने i वेरिएबल को अपडेट नहीं करा है। तो अगर इस केस में मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये कोड आपका चलता ही रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। i is less than or equal to 10 कभी भी आपका फॉल्स नहीं हुआ है और i की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 1 प्रिंट हो रही है क्योंकि मैंने i को अपडेट नहीं करा है। तो अब मुझे क्या करना होता है, अब मुझे लूप के अंदर i वेरिएबल को अपडेट करना है 1 से। तो जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट करने वाली, उसके बाद मैं i को अपडेट कर देता हूँ, i is equal to i + 1। इसमें जो भी i की वैल्यू थी उसको +1 से अपडेट करके वापस i के अंदर सेट कर दिया। तो पहले i की वैल्यू थी 1, आपका लूप चलेगा, फिर i की वैल्यू थी 2, आपका लूप चलेगा, फिर i की वैल्यू थी 3 एंड सो ऑन। एक पॉइंट पे आके i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उस केस में आपका लूप नहीं चलेगा। यहाँ पे i is equal to i + 1 जो मैंने किया है इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे i++ भी लिख सकता हूँ। i++ एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है। जरूरी नहीं है कि आप i++ करो, बट आप यूज कर सकते हो, इट्स द सेम थिंग। i is equal to i+1 या फिर i++ इज द सेम थिंग, ठीक है। अब अपडेशन करने के बाद मैं एक बार लूप को फिर से चलाता हूँ, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आता है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले i 1 है, 2 है, 3 है एंड 10 तक तो आपकी गिनती को प्रिंट करा गया। जैसे ही आपका i 11 हुआ कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप एग्जिट कर गया, ठीक है। तो ये होता है आपका व्हाइल लूप। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है समझने के लिए। अब एक काम और कर लेते हैं इसके अंदर। अगर हमारी स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप एक बार भी नहीं चलेगा। तो जो मैंने स्टार्टिंग में i is equal to 1 सेट करा है, इसको मैं i is equal to 11 कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं i is equal to 11 करता हूँ, स्टार्टिंग में जो हमारी कंडीशन है less than or equal to 10 वो फॉल्स हो जाएगी। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारा एक बार भी लूप नहीं चलेगा और सीधा लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है व्हाइल लूप, एकदम सिंपल सा। व्हाइल के बाद आता है आपका डू व्हाइल लूप।
डू वाइल लूप और वाइल लूप एकदम सेम तरीके से ऑपरेट करते हैं। डू वाइल लूप का जर्नल फॉर्म होता है ये, इसके अंदर सबसे पहले लूप की बॉडी है और उसके बाद आपकी कंडीशन टेस्ट होती है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी बना रखा है मैंने, फ्लो चार्ट को देख के आपको डू वाइल लूप को इमेजिन करने में आसानी होगी। फ्लो चार्ट के हिसाब से सबसे पहले आपका लूप का बॉडी चलेगा, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप की बॉडी चलेगी और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स आती है आपका लूप एग्जिट कर जाएगा और वहां पे आपका नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड चलेगा। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर फर्क सिर्फ इतना सा है कि डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो चलेगा आपका। अगर आपकी स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी आपका डू वाइल लूप एक बार तो चलेगा, क्योंकि कंडीशन को यहाँ पे बाद में टेस्ट किया जा रहा है, पहले लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और वाइल के अंदर सबसे पहले ही कंडीशन टेस्ट हो जाती है। इतना सा फर्क है दोनों लूप्स के अंदर। तो एक बार डू वाइल लूप का भी कोड लिख के देख लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। तो जो भी हमने अभी काउंटिंग करने का एग्जांपल वाइल लूप को लेके लिखा था यहाँ पे, उसको मैं डू वाइल लूप को यूज करके चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वाइल लूप को हटा के मैं डू वाइल लूप लिख देता हूँ। सेम है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं। और इसको लिखने के बाद मैं यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को वही आउटपुट मिलेगा जो मुझे वाइल में मिला था। अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि आपको एक कुछ नया करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक नया टाइप का प्रोग्राम लिखता हूँ और उसके अंदर स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में सेट कर दी, मान लो 1, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे डू वाइल लूप लगाया और उस लूप के बॉडी के अंदर मैंने आई को प्रिंट करा रखा है और आई को अपडेट कर रखा है और मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ आई लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉजिकली आप समझने की कोशिश करो, कोड को रन करने से पहले हो क्या रहा है। यहाँ पे आई की वैल्यू है 1 स्टार्टिंग में और लूप की बॉडी के अंदर मैं हर बार आई की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ 1 से और आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ मैं। और कंडीशन है हमारी आई लेस देन 0। तो आई लेस देन 0 जो कंडीशन है ये फॉल्स है, ये हमेशा से ही फॉल्स रहेगी। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे डू वाइल लूप लगाया है तो आपका लूप एटलीस्ट एक बार तो चलेगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लूप से पहले जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद लूप की बॉडी को एक बार चलाया जाएगा, आई की वैल्यू एक बार आपके यहाँ पे प्रिंट हो गई। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो आपका लूप एग्जिट कर जाएगा। दोबारा लूप नहीं चला, लूप एक बार ही चला आपका। अगर यहाँ पे वाइल लूप होता तो वाइल लूप आपका एक बार भी नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक करी जा रही है। तो ये फर्क होता है हल्का सा वाइल के अंदर और डू वाइल के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों लूप्स समझ में आए होंगे। अगर इनको लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो और मेरे साथ साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो। ये जो कोड लिखा है मैंने, इसको आप एक बार अपने हाथों से लिख के देखो कैसा लगता है कोड लिखना। मजा आता है नहीं आता है कोड लिखने में, जरा देख के तो देखो। इसके बाद है हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप को समझते हैं। किसी भी लूप के अंदर 3 चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। हमने यहाँ पे जब वाइल लूप को यूज करा था तो वाइल लूप के अंदर ये तीनों चीजों को अलग अलग जगह पे लिखा था। सबसे पहले हम उसको ऊपर कहीं पे इनिशियलाइज कर रहे थे, फिर वाइल के अंदर हमने यहाँ पे कंडीशन को लिखा था और फिर वाइल की बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे अपडेशन को लिखा था। तो ये 3 चीजें यहाँ पे अलग अलग जगह पे है। तो इससे ना क्या होता है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स का जनरली दिमाग लूप को मैनेज करने में लगता है और उनका दिमाग एक्चुअल लॉजिक में नहीं लिखता। यहाँ पे तो वाइल लूप के अंदर मेरे पास सिर्फ एक लाइन का कोड है। मान लो जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, जब आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड लॉजिक को कोड में लिखोगे तो वहाँ पे लूप के अंदर आपको 50-100 लाइनें का कोड लिखना पड़ सकता है। तो जब आप इतना लंबा कोड लिखते हो तो वहाँ पे कभी कभी अपडेशन वाली कंडीशन को आप भूल जाते हो या कभी कभी आप गलत जगह पे अपडेशन वाली कंडीशन को लिख देते हो। लूप के अंदर भी हम इफ को यूज कर सकते हैं, स्विच को यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि जहाँ पे हमें आई को इंक्रीमेंट करना था वहाँ पे नहीं किया, बल्कि किसी और जगह पे कर दिया। तो ये 3 जगह पे अलग अलग कंडीशंस को लिखने से प्रोग्रामर्स जनरली कंफ्यूज होते हैं और प्रोग्राम के अंदर एरर्स आ जाती है। इस चीज को फिक्स करने के लिए फॉर लूप को लेके आया। फॉर लूप सबसे लेटेस्ट लूप है और सबसे ज्यादा पॉपुलर लूप है फॉर लूप। फॉर लूप ये तीनों चीजों को एक ही जगह पे कंबाइन कर देता है। ये एक जनरल सिंटैक्स होता है फॉर लूप को यूज करने का। इसके अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, फिर सेमीकोलन लगा रखा है, फिर उसके बाद कंडीशन है, फिर सेमीकोलन लगा रखा है और उसके बाद अपडेशन है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने। इस फ्लो चार्ट को देख के आप फॉर लूप को अच्छे से इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से काम करता है। तो अब हम फॉर लूप को समझते हैं। फॉर लूप किस तरीके से ऑपरेट करता है उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। आपको भी यहाँ पे फोकस करना है, ध्यान से समझना है। फ्लो चार्ट के हिसाब से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि फॉर लूप कैसे ऑपरेट करता है।
जब भी आपका लूप स्टार्ट होता है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन फेज में आप किसी लूप काउंटर वेरिएबल को डिफाइन करते हो और उसको इनिशियलाइज करते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटीजर i इक्वल टू 0 कर दिया, तो i मेरा एक वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर टाइप का है जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू हो गई 0। ये मैंने एक इनिशियलाइजेशन फेज डिफाइन कर दिया। इनिशियलाइजेशन फेज सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। लूप आपका मल्टीपल टाइम्स चलता है लेकिन इनिशियलाइजेशन फेज सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद आती है यहाँ पे कंडीशन फेज। इनिशियलाइजेशन होने के बाद आपकी कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन के अंदर मैं वेरिएबल को किसी एक वैल्यू से कंपेयर कर सकता हूँ या फिर और भी कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशंस लगा सकता हूँ। कंडीशन हमेशा बूलियन होनी चाहिए। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका लूप चलता रहेगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका लूप एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे i को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं i की वैल्यू को किसी एक नंबर से कंपेयर कर सकता हूँ जैसे कि 100। तो आपका लूप चलना होगा 0 से और जब तक i की वैल्यू 100 से कम होगी तब तक आपका लूप चलता रहेगा। कंडीशन को टेस्ट करने के बाद आपके लूप की बॉडी को चलाया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू आ गई तो आपकी लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। लूप के बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको फिर से अपडेशन फेज में जाना होता है। अपडेशन फेज के अंदर हम i वेरिएबल को अपडेट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे i इज इक्वल टू i+1 कर दिया। और अपडेशन के बाद आपकी फिर से कंडीशन चेक होती है और अगर कंडीशन फिर से ट्रू आ जाती है तो आपका लूप फिर से चलने लग जाएगा। तो इस हिसाब से फॉर लूप ऑपरेट करता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा, कंडीशन आपकी बार बार चेक होती रहेगी। हर लूप के साइकिल में आपकी कंडीशन चेक होती है। कंडीशन ट्रू है तो आपका लूप चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो लूप नहीं चलेगा। लूप के चलने के बाद आपका अपडेशन फेज आता है जिसमें वेरिएबल को अपडेट किया जाता है और वेरिएबल को अपडेट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक होती है और ये साइकिल चलती रहती है जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स नहीं आता। तो अब इसका एक कोड लिख के देखते हैं। फॉर लूप को यूज करके कोड कैसे लिखते हैं। जो हमने यहाँ पे 1 से 10 तक की काउंटिंग करी थी, जो मैंने यहाँ पे वाइल लूप को यूज करा था, ये सेम कोड को मैं फॉर लूप यूज करके लिख सकता हूँ। और फॉर लूप अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो ये कोड बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। जो मैंने इंटीजर i इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर रखा है उन सबको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर लूप लगाने की जरूरत है। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, ये हमारा इनिशियलाइजेशन फेज है। सेमी कॉलन i इज लेस देन और इक्वल टू 10, सेमी कॉलन i++, ये हमारा फॉर खत्म हो गया। इस फॉर की बॉडी के अंदर मैं i को प्रिंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो मैंने कोड लिखा है, अगर मैं इसको रन करके देखूंगा तो आउटपुट क्या आएगा। अभी हम इसको रन नहीं कर रहे हैं, आप दिमाग में कल्पना करने की कोशिश करो आउटपुट क्या आना चाहिए। स्टार्टिंग में आपका i 1 होगा, i लेस देन 10 है। ठीक है, आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, आपकी लूप की बॉडी चल गई, आपका वहाँ पे i इज इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद i अपडेट होगा, i की वैल्यू 2 हो गई, फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 10 से कम है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से आपका लूप चलेगा और इस तरीके से एक पॉइंट पे आके आपकी i की वैल्यू हो जाएगी 11। जब आपकी i की वैल्यू 11 हो गई तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वहां पे आपका लूप एग्जिट कर जाएगा। तो 1 से लेके 10 तक आपका लूप चलेगा और जैसे ही i 11 हो जाएगा आपका लूप एग्जिट कर जाएगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो जो हमने यहाँ पे लॉजिकली दिमाग के अंदर कल्पना करी थी, आपका आउटपुट भी वही मिलेगा। 1 से स्टार्ट हुआ और 10 तक तो आपका गया और 11 नहीं आया और लूप एग्जिट हो गया और लूप के एग्जिट होने के बाद जो मैंने लास्ट में प्रिंट कर रखा है वो आपका रन हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये है आपका फॉर लूप। फॉर लूप सबसे पॉपुलर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मेरे को 10 साल हो गए कोड लिखते लिखते। मैंने छोटी एप्लीकेशन से लेके बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में काम करा है और 80 to 90% ऑफ केसेस में मैंने हमेशा फॉर लूप को यूज करा है। फॉर लूप सिंप्लीफाई कर देता है चीजों को। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन एक ही जगह पे होती है। वहां पे फॉर लूप को लेके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो एक वेरिएबल है इंटीजर i, इसको मैंने लूप की बॉडी के अंदर डिक्लेयर कर रखा है और इनिशियलाइज कर रखा है। तो इसका स्कोप आपके लूप के बॉडी के अंदर ही रहेगा। आप i वेरिएबल को लूप के बॉडी से बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको यूज करने का ट्राई करूंगा तो जावा मेरे को एरर दे देगा। अब कभी कभी आपको कोड लिखते समय ऐसे यूज केस आते हैं जब आपको वेरिएबल को बाहर भी यूज करना पड़ता है लूप के, तो वो भी आप कर सकते हो। आपने जो वेरिएबल यहाँ पे फॉर के अंदर डिफाइन कर रखा है, आप उसको बाहर लेके चले जाओ, उसको बाहर डिक्लेयर कर दो इस तरीके से इंटीजर i, और उसको आप लूप के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो i इज इक्वल टू 1, और इस तरीके से आपका लूप नॉर्मली चलेगा और आप उस वेरिएबल को बाहर भी यूज कर सकते हो। अब इसका एक वेरिएशन और आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर करा है और अंदर इनिशियलाइज करा है। जरूरी नहीं है कि मैं
उसको लूप के अंदर इनिशियलाइज करूँ। पूरे के पूरे इनिशियलाइजेशन फेज को मैं बाहर निकाल के रख सकता हूँ इस तरीके से, इंटीजर i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन। फिर जो आपका इनिशियलाइजेशन वाला फेज है लूप के अंदर, आप उसको खाली छोड़ सकते हो, और खाली छोड़ने के बाद आपने कंडीशन लगाई i++ किया। तो आप इस तरीके से भी फॉर लूप को यूज कर सकते हो। फॉर लूप बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप उसको मल्टीपल वेज में आपस में कंबाइन कर सकते हो। जब हम इसका प्रैक्टिकली कोड लिख के देखेंगे और जब हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस को यूज करेंगे, तब आपको इसको और ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। फॉर लूप के बाद आता है आपका फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप आपका एक वेरिएशन है फॉर लूप का, और ये वेरिएशन कैसे है इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास एक एरे है और आपको एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है। एरे के अंदर हम किसी भी वैल्यू को उसके इंडेक्स से रीड कर सकते हैं। तो एरे के इंडेक्स हमेशा शुरू होते हैं 0 से और उसके इंडेक्स लेंथ -1 तक जाते हैं। अगर आपकी एरे की लेंथ 10 है तो उसका इंडेक्स 0 से शुरू होगा और उसका लास्ट वाला इंडेक्स होगा 9। तो अब अगर मुझे इस एरे की वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लूप लगा के प्रिंट कर सकता हूँ। लूप मेरा स्टार्ट होगा 0 से और लेंथ -1 तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं किसी भी लूप को यूज कर सकता हूँ, बट यहाँ पे सबसे आसान है फॉर लूप को यूज करना। तो अगर मुझे फॉर लूप को यूज करके एरे की वैल्यूज को प्रिंट करना है तो मैं इस तरीके से करूंगा, फॉर i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ i++, और उसके अंदर मैंने वैल्यू को निकाल के प्रिंट कर रखा है। अब यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप को भी यूज कर सकता हूँ। फॉर ईच लूप को इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि वो किसी कलेक्शन की वैल्यूज को सिक्वेंशली आपको रीड करके दे, सिक्वेंशली उसको इटरेट करे। अब कलेक्शन क्या होते हैं? कलेक्शन का कंसेप्चुअल मतलब ये है कि ए सेट ऑफ डाटा, जैसे एरे के अंदर हमारा एक सेट ऑफ डाटा है, 10 वैल्यूज हैं एरे के अंदर, तो वो एक कलेक्शन है। इसके अलावा जावा के अंदर और भी कलेक्शंस होते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गई, मैप हो गया, सेट हो गया। ये कलेक्शंस को हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाले टॉपिक्स में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे एरे का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट आप यहाँ पे फॉर ईच लूप को किसी भी कलेक्शन के ऊपर लगा सकते हो। फॉर ईच लूप का जर्नल सिंटैक्स होता है ये। यहाँ पे हमारे पास जो इटरेशन वेरिएबल है ये एक टाइप का है। इस वेरिएबल का टाइप वही हो सकता है जो आपके कलेक्शन का टाइप है। हमारे एग्जांपल के अंदर अगर एरे इंटीजर है तो आपका इटरेशन वेरिएबल भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। और ये सिक्वेंशली लूप करता है। आपके कलेक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं स्टार्ट से लेके फिनिश तक, वो सारे एलिमेंट्स को लूप करा जाता है और हर एक एलिमेंट की वैल्यू को आपको इटरेशन वेरिएबल में दे दिया जाता है। इसको अभी कोड लिख के मैं आपको दिखाता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आने की चांसेस हैं। तो हम यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं। एरे की हमने साइज रख दी 10 और उसके अंदर हम सबसे पहले वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देते हैं। वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ और इंडेक्स के बेस पे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए मैं दो तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ, या तो फॉर लूप यूज करके कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा के प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ i++, उसके अंदर मैंने वैल्यूज को प्रिंट कर दिया और हमारा यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो गया, ठीक है। अब ये सेम एरे की वैल्यूज को मैं फॉर ईच लगा के भी प्रिंट कर सकता हूँ इस तरीके से। फॉर इंटीजर i कॉलन आपका एरे का नाम, बस इतना सा काम है। आपकी लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और उसके अंदर आप वैल्यूज को प्रिंट कर दोगे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो हमारा एरे है, एरे के ऊपर लूप चलेगा और जितने एरे के अंदर वैल्यूज है उसको सिक्वेंशली उठा के आपके आई वेरिएबल के अंदर डाल दिया जाएगा। सबसे पहले लूप चला आपका, तो जो भी 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो आ गई, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपका लूप चलेगा तो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आ गई, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 2nd इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आ गई। और इस तरीके से एरे को स्टार्ट से लेके एंड तक हमने लूप कर दिया और उसकी सारी वैल्यूज को हमने रीड करके प्रिंट कर दिया। फॉर ईच लूप को लेके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर ईच लूप से आप सिर्फ एरे की वैल्यूज को रीड कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते वहाँ पे। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर मुझे एरे की वैल्यू को अपडेट करना है तो मैंने वहाँ पे नॉर्मल फॉर लूप को यूज़ करा है और वहाँ पे इंडेक्स को यूज़ करके मैंने एरे की वैल्यू को अपडेट करा है। मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ करके एरे की वैल्यूज़ को अपडेट नहीं कर सकता। अगर मैं करने का भी ट्राई करूँगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाया, फॉर इंटीजर i कॉलन आपका एरे का नाम, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, i की वैल्यू को अपडेट कर दे रहा हूँ, मान लो 10। तो इस केस में भी आपके एरे की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, थोड़ा मेमोरी को लेके समझते हैं कि मेमोरी में क्या स्टेट बन रही है। एरे आपका एक हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास 10 स्पेसेस हैं और 10 इंटीजर्स रखे हुए हैं।
जब हमारा लूप चल रहा है तो इंटीजर को उठा के आई वैल्यू के अंदर कॉपी कर दिया जा रहा है, और लूप के अंदर मैंने आई को वापस से अपडेट करके कोई एक अलग से वैल्यू डाल दी उसके अंदर। तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू को अपडेट करा है लूप के अंदर, हमने एरे की वैल्यू को अपडेट नहीं करा है। इसीलिए फॉर ईच लूप आपका हमेशा रीड ओनली लूप होता है। आप इस लूप को यूज करके किसी भी कलेक्शन की वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने लूप्स को समझ लिया है। हमने यहाँ पे 3 लूप को समझा था, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। फॉर लूप का एक वेरिएशन है फॉर ईच लूप, हमने उसको भी एकदम डिटेल में एक्सप्लोर कर लिया, कोड लिख के देख लिया। अब इन तीनों लूप्स को एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले लूप को यूज किया जाता है किसी एक काम को मल्टीपल टाइम्स करने के लिए, रिपीटेडली करने के लिए। किसी भी लूप के 3 फेजेस होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। इनिशियलाइजेशन में आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो जो आपके लूप काउंटर वेरिएबल की तरह काम करता है। कंडीशन में आप एक कंडीशन को टेस्ट करते हो, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका लूप फॉल्स हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। और अपडेशन में आप वेरिएबल को अपडेट करते हो। जब तक आप वेरिएबल को अपडेट नहीं करोगे आपका लूप इन्फिनिटली चलता रहेगा, क्योंकि वो कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी और आपका लूप इन्फिनिटी लूप में फंस जाएगा। वाइल लूप का जनरल सिंटैक्स होता है ये, इसके अंदर सबसे पहले कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी बॉडी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इसमें इनिशियलाइजेशन फेज आपको कहीं बाहर लिखना पड़ता है और अपडेशन फेज को आपको लूप के अंदर लिखना पड़ता है। डू वाइल लूप को इस तरीके से यूज किया जाता है, इसमें सबसे पहले लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है और सबसे लास्ट में कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, डू वाइल के अंदर सबसे लास्ट में कंडीशन चेक होती है। दोनों के अंदर ये हल्का सा डिफरेंस है। इसके अंदर भी हमें इनिशियलाइजेशन फेज को कहीं बाहर लिखना होता है, किसी वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद हमें लूप की बॉडी के अंदर जो काम करना है वो करते हैं और वेरिएबल को अपडेट करते हैं, और फिर सबसे लास्ट में हमारी कंडीशन होती है। फॉर लूप को इस तरीके से यूज किया जाता है, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। फॉर लूप इन तीनों चीजों को एक ही जगह पे सिंप्लीफाई कर देता है। वाइल और डू वाइल के अंदर हमें ये तीनों चीजों को अलग अलग जगह पे लिखना पड़ता है, इस वजह से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और लूप्स के अंदर एरर आने लगती है। फॉर लूप के अंदर ये तीनों को एक ही जगह पे लिखा हुआ है, इसलिए प्रोग्रामर्स को बहुत आसानी मिलती है। फॉर लूप सबसे लेटेस्ट है और सबसे ज्यादा पॉपुलर लूप फॉर लूप ही है आपका। और उसके बाद आता है आपका फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप एक वेरिएशन है फॉर लूप का। फॉर ईच लूप सिर्फ रीड ओनली लूप होता है, इसका जनरल सिंटैक्स होता है ये। इसको यूज करके आप किसी कलेक्शन की वैल्यूज को सिक्वेंशियली रीड कर सकते हो। आपके कलेक्शन के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं 10, 50, 100, 200, वो सारे आइटम्स को 1 बाय 1 करके इटरेट करते हैं और उस आइटम की वैल्यू को आपके यहाँ पे इटरेशन वेरिएबल में आ जाती है वो आइटम की वैल्यू, और फिर आप उस इटरेशन वेरिएबल को नीचे लूप की बॉडी के अंदर कहीं पे यूज कर सकते हो। तो ये हमारे लूप्स खत्म हो गए यहाँ पे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। लूप्स को यूज करके आप मल्टी डायमेंशनल एरे को भी लूप कर सकते हो। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं? मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब कि एरे ऑफ एरे। इसको जरा कोड में लिख के देख लेते हैं। जैसे कि इमेजिन करो मैंने यहाँ पे एक मल्टी डायमेंशनल एरे 2D एरे बना रखा है जिसकी साइज मैंने यहाँ पे दे दी। साइज देने के बाद मैं क्या करता हूँ, उस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लूप लगाने पड़ेंगे। 2 डायमेंशनल एरे है तो 2 लूप लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे? एक लूप तो आपके बाहर वाले वेरिएबल को कंट्रोल करेगा और दूसरा वाला लूप आपके अंदर वाले वेरिएबल को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे हम 2 लूप लगा देते हैं। इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम एक दूसरा लूप लगाते हैं उसके अंदर, इंटीजर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन व्हाट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि j को किससे कंपेयर करा जाएगा? j को हमें अंदर वाले एरे की साइज से कंपेयर करा जाएगा। तो अंदर वाले एरे की साइज क्या होगी? ये होगी एरे ऑफ i डॉट लेंथ j प्लस प्लस। ये दोनों लूप्स लगाने के बाद तो बहुत सिंप्लीफाई है। इन दोनों लूप्स के बाद हम यहाँ पे एरे के अंदर कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं 2D एरे के अंदर। वैल्यूज को इंसर्ट कैसे करेंगे? एरे ऑफ i एरे ऑफ j इक्वल टू सम वैल्यू। तो जो i है वो आपके बाहर वाले एरे का इंडेक्स है, जो j है वो आपके अंदर वाले एरे का इंडेक्स है। ये बात आपको समझनी है। जितना एरे का आपका डायमेंशन होता है उतने आपके यहाँ पे लूप काउंटर वेरिएबल्स हैं। वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद मैं इन वैल्यूज को प्रिंट भी कर सकता हूँ। अब प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ। इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, फॉर इंटीजर एरे, एरे ऑफ बड़ा वाला एरे, द आउटर एरे। फिर उसके अंदर मैंने एक दूसरा फॉर ईच लूप लगा दिया और उसके अंदर मैंने उसको इटरेट करके सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल समझ में आया होगा।
मेरे साथ साथ आप यहाँ पे कोड करते रहो। जो भी हम यहाँ पे कंसेप्ट्स को सीख रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, आप भी अपने लैपटॉप पे लिखने का ट्राई करो, देखो कैसे लिखा जाता है। ये छोटे मोटे प्रोग्राम्स तो आप अपने आप से कर लो। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। जावा कोर्स खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस का कोड लिखने वाले हैं। एक्चुअल में जब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का कोड लिखेंगे तो मैं आपके साथ साथ वहाँ पे पर्सनली कोड लिखने वाला हूँ। ये छोटे मोटे प्रोग्राम्स तो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क की तरह छोड़ रहा हूँ कि आप इसको लिख के देख लो एक बार खुद से। जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स की बारी आएगी तब भाई लिखेगा ना वहाँ पे अच्छे से कोड। अभी तो आप खुद लिखो यार, प्लीज़ ट्राई करो लिखने का। डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। आपको यहाँ पे अपने करियर में ग्रो करना है, अच्छी अच्छी कंपनीज में आपको यहाँ पे पैकेज लेना है, तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। इटरेशन स्टेटमेंट्स के बाद आपके पास यहाँ पे आते हैं जंप स्टेटमेंट्स। जावा में 3 टाइप के जंप स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। तो इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्ट करते हैं ब्रेक से। हम लोगों ने ब्रेक को पहले भी कहीं पे यूज़ करा है। कहाँ पे यूज़ करा है? हमने यहाँ पे स्विच के अंदर केस को ब्रेक करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करा है। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने पहले ही ब्रेक को यूज़ कर रखा है। ब्रेक को यूज़ करके आप स्विच एक्सप्रेशन से बाहर निकल जाते हो, तुरंत एग्जिट ले लेते हो। जहाँ पे जावा को ब्रेक दिखता है वो स्विच को एग्जिट कर देता है वहाँ पे। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करके आप किसी लूप से भी एग्जिट कर सकते हो, तुरंत एग्जिट कर लोगे लूप से। जहाँ पे भी जावा को ब्रेक दिखेगा वो लूप को एग्जिट कर देगा वहीं पे। इसको एग्जांपल लेके कोड लिख के देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 100, i प्लस प्लस। सिंपल सा लूप है जो 0 से लेके 99 तक चलेगा। अब इसके अंदर मैंने एक कंडीशन लिख दी, इफ i ग्रेटर देन 10 ब्रेक। उसके बाद मैंने यहाँ पे i को प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे स्टार्टिंग में i की वैल्यू है 0, आपकी इफ कंडीशन फॉल्स हो गई और आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 है तो भी प्रिंट होगा। इस तरीके से जब i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पे आपका लूप तुरंत एग्जिट कर जाएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। हम यहाँ पे अगर प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 तक की वैल्यू तो हमें यहाँ पे प्रिंट हो रही है, लेकिन जैसे ही i की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाती है आपका लूप तुरंत एग्जिट कर जाता है और उसके बाद आपका लूप काम नहीं करता, आपका लूप खत्म हो गया वहीं पे। तो ब्रेक को यूज़ करके हम लूप से एग्जिट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लूप से एग्जिट करना है आप वहाँ पे ब्रेक लगा के लूप से तुरंत एग्जिट ले सकते हो। वो बाकी सारी चीज़ों को स्किप कर देगा, कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, कोई अपडेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही जावा को ब्रेक दिखेगा वो लूप से एग्जिट कर जाएगा वहीं पे। ब्रेक के बाद यहाँ पे आता है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू को यूज़ करके आप किसी लूप को कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ब्रेक को यूज़ करके हम तुरंत एग्जिट ले लेते थे, वैसे ही कंटिन्यू को यूज़ करके जहाँ पे भी जावा को कंटिन्यू दिखेगा उसके आगे के सारे स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया जाएगा और आपका लूप कंटिन्यू हो जाएगा। अभी इसको देखते हैं, एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक मेन मेथड के अंदर सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक लूप को स्टार्ट करता हूँ, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, अगर आपका नंबर 2 से डिविजिबल है और आपका नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो आप वहाँ पे कंटिन्यू कर दो, नहीं तो आप i को प्रिंट कर दो सिंपल सा। तो जब i की वैल्यू 1 है तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, आपका नंबर प्रिंट हो गया। i की वैल्यू 2 है तो भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, आपका नंबर प्रिंट हो गया। 2 तो है 2 से डिविजिबल, लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो आपकी वहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन 6 एक नंबर है जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा अभी देखते हैं। इसका आउटपुट ये आएगा, इसके अंदर ऐसे नंबर को स्किप कर दिया जाएगा जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू हो गई और इफ के अंदर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो जैसे ही जावा कंटिन्यू को देखेगा वो बाकी सारे स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा और लूप वापस से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वो अपडेशन में चला जाएगा और फिर से वो कंडीशन चेक हो जाएगी वहाँ पे। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं? ऐसे नंबर्स हैं आपके पास 6। तो यहाँ पे 6 आपका प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। तो कंटिन्यू का यूज बिल्कुल सिंपल सा है, जहाँ पे भी कंटिन्यू मिलता है वहां से लूप को कंटिन्यू कर दिया जाता है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया जाएगा। तो ब्रेक को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो स्विच के एक्सप्रेशन से बाहर निकलना है तो आप ब्रेक कर दो, या फिर लूप से बाहर निकलना है तो आप ब्रेक कर दो। कंटिन्यू को सिर्फ लूप को कंटिन्यू करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पे भी कंटिन्यू मिलता है वहां से लूप आपका कंटिन्यू हो जाता है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका रिटर्न स्टेटमेंट।
रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करके आप किसी मेथड से तुरंत एग्जिट ले लेते हो। अभी तक हमने जावा कोर्स के अंदर मेथड्स को एकदम डिटेल में एक्सप्लोर नहीं करा है, लेकिन हम मेथड्स को यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो मेन मेथड है, मेन एक मेथड है, और जैसे ही रिटर्न आप करोगे किसी भी मेथड से, आपका जो कंट्रोल है वो उसके कॉलर को पास हो जाएगा। मेन मेथड को कौन कॉल करता है? मेन मेथड को आपका JVM कॉल करता है। तो जैसे ही मैं मेन मेथड से रिटर्न करूंगा, आपका कंट्रोल पास हो जाएगा JVM को और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा मैंने लिखा हुआ है प्रोग्राम, इसमें कंडीशन मेरी हमेशा ट्रू है। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, मेरा जो कंडीशन के बाद जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि मैंने वहां पे रिटर्न कर दिया। तो जैसे ही मेरा रिटर्न आएगा, आपका मेथड रिटर्न हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, वहां से मेथड आपका सीधा पास हो जाएगा कंट्रोल फ्लो कॉलर को। जो भी मेथड को कॉल करता है उसको कंट्रोल फ्लो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे JVM मेथड को कॉल कर रहा है तो JVM के पास कंट्रोल फ्लो पास हो जाएगा। इसको एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ main1, और उस main1 के अंदर मैं कुछ कोड लिखता हूँ और main1 मेथड को मैं main से कॉल कर रहा हूँ इस तरीके से। तो main1 के अंदर मैंने यहाँ पे रिटर्न करा हुआ है। तो जैसे ही मेरा main1 से कंट्रोल रिटर्न होगा, कॉलर के पास आ जाएगा। इसमें कॉलर कौन है? इसमें कॉलर है मेन मेथड। तो main1 से जैसे ही मैंने रिटर्न करा, मेन के पास आपके पास कॉल आ जाएगी। इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट ये आएगा। यहाँ तक आते आते हमारे जावा के कंट्रोल स्टेटमेंट्स खत्म हो जाते हैं। एक बार वीडियो को समराइज कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जावा के अंदर 3 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं: सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इटरेशन स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को यूज करके आप कोड के अलग अलग जर्नीज को डिफाइन करते हो। आपका कोड कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट होता है और अलग अलग पाथ्स को आप डिफाइन कर सकते हो। जावा के अंदर 2 टाइप के सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ एंड स्विच। इफ को 3 अलग अलग स्टाइल्स में यूज किया जाता है। एक तो आप नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हो, आप एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ एल्स को आपस में नेस्ट कर सकते हो, या फिर आप इफ एल्स लैडर को भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। इफ को लेके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ आपका कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट होता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका कोड चलेगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका कोड नहीं चलेगा। स्विच स्टेटमेंट को इस तरीके से यूज किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप किसी एक्सप्रेशन को उसके केस के साथ इक्वालिटी चेक करते हो। इफ के अंदर आपने कंडीशन के बेस पे इवैल्यूएशन किया था, स्विच के अंदर इक्वालिटी चेक करके इवैल्यूएशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है। जो भी केस स्टेटमेंट आपका मैच हो जाता है वो वाला केस आपका चलेगा। अगर आपके मल्टीपल केस स्टेटमेंट मैच हो जाते हैं तो आपके मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स चलेंगे वहां पे। स्विच स्टेटमेंट से ब्रेक करने के लिए आप यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हो। जहां पे भी जावा को ब्रेक दिखता है वो वहां पे पूरे के पूरे स्विच को ब्रेक कर देता है और एग्जिट ले लेता है। जावा के अंदर 3 टाइप के लूप्स होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, लूप के 3 स्टेजेस होते हैं: इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन चेक होती है और सबसे लास्ट में आपका अपडेशन आता है। इनिशियलाइजेशन में आप किसी काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो। कंडीशन में आप उस वेरिएबल को किसी कंडीशन से चेक करते हो कि लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी है, और अपडेशन में आप उस वेरिएबल को अपडेट करते हो। इन तीनों लूप्स को इस तरीके से यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपल है लूप्स को यूज करना। और इसके बाद आते हैं आपके जंप स्टेटमेंट्स। जावा के अंदर 3 जंप स्टेटमेंट्स होते हैं: ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ब्रेक को यूज करके आप स्विच एक्सप्रेशन से ब्रेक कर सकते हो, या फिर ब्रेक को यूज करके आप किसी लूप से भी तुरंत एग्जिट ले सकते हो। जहां पे भी जावा को ब्रेक दिखता है वो लूप को ब्रेक कर देता है। वहीं पे ब्रेक को इस तरीके से यूज किया जाता है। कंटिन्यू को यूज करके आप किसी लूप को कंटिन्यू कर देते हो। जहां पे भी जावा को कंटिन्यू दिखता है वो लूप को कंटिन्यू कर देता है। रिटर्न को यूज करके आप किसी मेथड से रिटर्न कर देते हो। जहां पे भी जावा को रिटर्न दिखता है वो मेथड से तुरंत एग्जिट ले लेता है और आपका कंट्रोल फ्लो पास हो जाता है कॉलर को। जिसने भी आपके मेथड को कॉल किया था उसके पास कंट्रोल फ्लो पास हो जाता है। ठीक है, तो हमारे समरी भी हो गई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और ये सारे टॉपिक्स को कोड में लिख के देखते हैं। हम यहाँ पे 4 अलग अलग प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एरे के अंदर किसी वैल्यू को सर्च करेंगे, नंबर 1। फिर हम एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू को निकालेंगे, नंबर 2। एरे के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू को निकालेंगे, नंबर 3। और हमारे पास एक एरे दे रखा है, उसका हम एवरेज भी निकाल के देखेंगे। तो चलो ये चारों क्वेश्चंस को हम प्रोग्रामिंग में कोड लिख के देखते हैं किस तरीके से करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर मैं कोई भी कोड नहीं लिखने वाला। ये चारों अलग अलग क्वेश्चंस के लिए मैं 4 अलग अलग मेथड बनाने वाला हूँ। यहाँ पे अभी तक इस वीडियो में हमने मेथड्स
को तो वैसे डिटेल में समझा नहीं है, बट आप मेरे साथ यहाँ पे फॉलो करते रहो। अगले वीडियो से हम लोग क्लासेस और मेथड्स को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एरे के अंदर किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एरे के ऊपर लूप चलाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एरे के ऊपर लूप चलाना है और हर एक एरे की वैल्यू को मेरे सर्च एलिमेंट से कंपेयर करना है। जहाँ पे मुझे मैच मिल जाएगा वो मेरा रिजल्ट है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सर्च करने का कोड लिख सकता हूँ, बहुत ही सिंपल सा कोड है। फिर मुझे एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू को निकालना है। तो एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू को निकालने का लॉजिक क्या होगा, थोड़ा सोचने का ट्राई करो। मुझे एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको एक बार देखना पड़ेगा और वो सारी वैल्यूज को करंट मिनिमम से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर एरे के अंदर कोई एक ऐसी वैल्यू मिलती है जो करंट मिनिमम से कम है तो वो मेरा मिनिमम बन जाएगा और इस तरीके से मैं एरे के ऊपर पूरा लूप चला के सारी वैल्यूज को एक बार देखूंगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे करंट मिनिमम को इनिशियलाइज कर लेते हैं कोई मैक्सिमम वैल्यू से, क्योंकि जब तक हमारा लूप नहीं चल रहा है करंट मिनिमम क्या है हमें तो पता ही नहीं है मिनिमम क्या है। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा मिनिमम नंबर है वो सबसे मैक्सिमम नंबर है। फिर हमने लूप चलाना स्टार्ट करा। उसके अंदर हमने एक कंडीशन लिखी है कि करंट मिनिमम इज ग्रेटर देन एरे की जो भी वैल्यू है। तो जो मेरा न्यू मिनिमम है वो एरे की वैल्यू बन जाएगी। इस तरीके से लूप चलने के बाद जो मेरा करंट मिनिमम है उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। एरे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जिस तरीके से हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाली थी उसी तरीके से हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक करंट मैक्सिमम वेरिएबल को ले लेते हैं। उस वेरिएबल की स्टार्टिंग में वैल्यू सेट कर देते हैं एकदम मिनिमम वैल्यू, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। फिर हम लोग एरे के ऊपर लूप चलाते हैं और एरे के अंदर जो मुझे वैल्यू मिलती है अगर वो मेरे करंट मैक्सिमम से ज़्यादा है तो उस करंट मैक्सिमम वेरिएबल को अपडेट कर दो और ये लूप चल गया और लास्ट में मैं करंट मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर देता हूँ। और सबसे लास्ट में हम लोग एरे का एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, हमें एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको सम करना पड़ता है। सम करने के बाद उसको डिवाइड करते हैं जितने एरे की लेंथ है उससे। तो सम करने के लिए क्या है, सिंपल सा एक सम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू है 0। फिर एरे के ऊपर लूप चलाते हैं। लूप चलाने के बाद सम के अंदर हम वो एरे के अंदर जो वैल्यू है उसको ऐड करते जाएंगे। कर दिया यहाँ पे मैंने ऐड और लास्ट में सम वेरिएबल को मैं डिवाइड करूंगा जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं। एरे की लेंथ जो भी है उससे डिवाइड करूंगा मैं। डिवाइड करने के बाद हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे इंटीजर डिवीजन हो रहा है। सम हमारा एक इंटीजर है, एरे की लेंथ हमारी एक इंटीजर है। तो जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इंटीजर मिलता है जो कि एक गलत नंबर है। डिवाइड करने में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिले, डेसिमल नंबर मिले। तो यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन। इसको मैं 1.0 से जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सम को अगर मैंने 1.0 से मल्टीप्लाई करा है तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो मेरी डबल बन जाएगी। तो जब मैं डबल को इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो आउटकम मेरा डबल ही आएगा। और एवरेज हमेशा डबल होता है। एवरेज क्योंकि डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डबल को यूज कर रखा है। और फिर मैंने एवरेज को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे मैंने इन चारों मेथड्स को लिख दिया है। अब इन मेथड्स को टेस्ट करके देखते हैं। तो मेन मेथड में जाके मैं इनको टेस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं एक एरे डिफाइन कर लेता हूँ मेन मेथड के अंदर। एरे को डिफाइन करने के बाद मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ एलिमेंट को। उसके बाद मैं मिन निकालता हूँ, मैक्स निकालता हूँ, एवरेज निकालता हूँ। ये चारों निकालने के बाद मैं इन चारों को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस एक प्रोग्राम के अंदर हमने मल्टीपल कंसेप्ट्स को यूज कर रखा है जो हमने अभी तक सीखे हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करा है, इफ एल्स को यूज करा है, लूप्स को यूज करा है और रिटर्न को भी यूज करा है हमने इसके अंदर। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स को भी यूज करा है, जैसे कि डिवाइड करना, प्लस करना वगैरह वगैरह। और डिवाइड करने के टाइम पे हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट को और यूज करा है, वो है ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन। अभी यहाँ पे आपको सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जावा के अंदर हमेशा इंटीजर ही मिलता है। हमें यहाँ पे इंटीजर नहीं चाहिए होता, हमें यहाँ पे डबल वैल्यू चाहिए होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे 1.0 से मल्टीप्लाई करा है सम को। इन चारों को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन करने में हमें यहाँ पे करेक्ट आउटपुट मिलेगा। जो हमें सर्च करना है हमें मिल गया, जो मिनिमम है वो हमें मिल गया, मैक्सिमम मिल गया। इस तरीके से हमें यहाँ पे एवरेज भी मिल गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के लिए भी कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है।
यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इनको सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनको सॉल्व करके आपको कोड अवेलेबल करा रखा है। कोड सारा का सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके मेरा कोड देख सकते हो कि मैंने इनको कैसे सॉल्व कर रखा है, और आप भी खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपको कोई एरर आती है तो ही आप मेरा कोड देखना, वरना मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको सॉल्व कर सको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लोगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो बनता है, लाइक बटन को क्लिक करते हुए जाओ। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आप चाहते हो कि सारे के सारे वीडियोस आपको आपके इनबॉक्स में मिल जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टेक केयर एंड गुड लक टू यू।